जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में जुलाई क्रांति तक पढ़ लिया था, उसके परिणाम के बारे में पढ़ लिया था कि नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया था और ग्रीस जो है वो ऑटोमन सल्तनत के कब्जे में था। वो कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि पर उससे आजादी उसको मिली। ग्रीस की आजादी की ही कहानी कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों? 1821 से लेकर के 1832 तक चलती है। 1832 में ग्रीस ऑटोमन सल्तनत के कब्जे से अपने आप को स्वतंत्र कर पाता है। अब इसके आगे की कहानी की तरफ चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रवाद की भावना केवल युद्धों से और क्रांतियों से ही नहीं, आंदोलनों से ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे लोगों में राष्ट्र भावना जगती है, एक रोमांचक परिकल्पना जगती है। आइए देखते हैं वो कौन से कारण हैं। दोस्तों, राष्ट्र भावना की रचना भाषा से भी होती है। ठीक है, राष्ट्र भावना की रचना भाषा से होती है, सांस्कृतिक आंदोलनों से होती है, लोक कथाएं और कविताओं से होती है। एक एग्जाम्पल है जिसमें पोलैंड रूस के कब्जे में आ जाता है और रूस वहां पर अपनी रूसी भाषा को बोलने के लिए पोलैंड के निवासियों को बाध्य करता है, लेकिन पोलैंड के जो निवासी हैं वो अपनी ही भाषा यानी कि पोलिश भाषा को ही प्रमोट करते हैं और वहां के जो क्रांतिकारी लोग हैं या वहां के जो पादरी वर्ग है या पोप वर्ग है वो उस भाषा को हथियार के रूप में यूज करके रूस से पोलैंड को आजाद कराते हैं। वो कहानी आगे आएगी। ये भाषा के आधार पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ये इन सभी कारणों से राष्ट्रवाद की भावना की रचना भी होती है, रोमांचक परिकल्पना भी जगती है। सांस्कृतिक आंदोलनों से कैसे भैया, लोक कथाओं से कैसे, कविताओं से कैसे, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स, मान लो सांस्कृतिक कोई भी ऐसा सम्मेलन लगाया जाए जिसमें संस्कृति के बारे में बताया जाए, उससे भी राष्ट्र भावना जगती है। लोक कथाएं हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे वीर योद्धाओं के बारे में हमें बताया जाए, उससे भी राष्ट्र भावना जगती है। या कविताएं हमें सुना करके उनके बारे में बताने का प्रयास किया जाए, तब भी हमें राष्ट्र के लिए प्रेम होता है। ठीक, इन सभी कारणों से भी राष्ट्र भावना जगती है। अब हुआ ही क्या था कि कहानी कहां चल रही थी कि फ्रांस में 1830 में पहली बार उथल पुथल हुई थी, जिसमें लुई फिलिप जो था वो राजा बन गया था और फ्रांस में शासन कैसा लग गया था? संवैधानिक राजतंत्र शासन लगा था, जिसका लुई फिलिप राजा बना। अब उसके बाद होता ही क्या है दोस्तों कि भुखमरी, कठिनाई और लोगों का विरोध। 1848 की ये साल इतनी बुरी आती है कि फ्रांस में भुखमरी फैलने लगती है। कहने का मतलब है कि फसलें नष्ट हो जाती हैं, खाने के लिए लोगों के पास अनाज रहता नहीं, लोग भूख से व्याकुल होने लगते हैं और वहीं विरोध करते हुए लोग सड़कों पर आ जाते हैं। 1848 में फ्रांस में भुखमरी फैली और विरोध करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए। विद्रोह इतना जबरदस्त था, इतना खतरनाक था कि लुई फिलिप को वहां से पलायन करना पड़ा। लुई फिलिप भी परेशान हो गया भाई कि यार तुम लॉलीपॉप सा दे देते हो हर बार, कभी राजतंत्र को उखाड़ के फेंक देते हो, फिर नया राजा रख लेते हो, कभी प्रजातंत्र लागू करा देते हो, तुम लोगों का समझ नहीं आ रहा। वो लुई फिलिप वहां से भाग जाता है, वो वहां से पलायन कर जाता है। ठीक है कि हमें भैया हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। लुई फिलिप वहां से भाग जाता है और नेशनल असेंबली प्रजातंत्र की घोषणा कर देती है। नेशनल असेंबली जो है वहां की प्रजातंत्र की घोषणा कर देती है। और दोस्तों, यहीं पर ही क्या होता है, फ्रांस की आजादी की शुरुआत होती है। 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिलता है। वहीं लोगों को काम मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं बनवाई जाती हैं। ठीक है, पूछा जाएगा कि 1848 के बाद कितने वर्ष के उम्र के पुरुषों को वोट डालने का अधिकार है, मताधिकार कितने वर्ष के लोगों को दिया गया? तो 21 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको। अच्छा, इसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है भाई, अभी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं, महिलाओं के बारे में कोई अधिकार नहीं, केवल पुरुषों को दिया गया है। और लोगों को काम सिखाने के लिए, लोगों को काम मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं बनवाई गई। अब इसी के ही बाद
दोस्तों होता ही क्या है, पोलैंड का एक किस्सा है, या पोलैंड की एक घटना है आपका सिलेसिया पोलैंड में एक जगह है, वहां पर विद्रोह होता है 1845 में। ये याद रख लेना, सिलेसिया का विद्रोह कब होता है, इसकी डेट याद रखना, ठीक है। पोलैंड में एक जगह है जिसमें 4 जून को ये विद्रोह स्टार्ट होता है। होता ही क्या है दोस्तों कि मजदूर जो बुनकर जो लोग होते हैं वो ठेकेदारों के अधीन काम करते हैं, जिसमें ठेकेदारों को पैसा तो अच्छा खासा बचता है, लेकिन मजदूर जो ठेकेदारों को काम दे रहे हैं, आपके माल को तैयार करके दे रहे हैं, उनको पैसा बहुत कम मिलता है। अब लोग भुखमरी से तो परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से, गरीबी से परेशान हैं। अब इधर ये ठेकेदार और मजदूरों को, बुनकरों को परेशान करने लगे, तो 1845 में 4 जून को मजदूरों का एक बड़ा ग्रुप भीड़ में इकट्ठा होकर के एक ठेकेदार की हवेली तक मार्च करता है, ठीक है। ठेकेदार की हवेली तक मार्च करता है, ठीक है ना दोस्तों। वहीं पर होता ही क्या है कि मजदूर ठेकेदार की हवेली में तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी हवेली को नष्ट कर देते हैं। वो वहां पर भी तोड़ फोड़ कर देते हैं जहां पर कपड़ों का संग्रह था, जहां पर सबसे ज्यादा कपड़े, यानी कि जो ठेकेदार है उसने कपड़े स्टोर करके रखे हुए थे। अब उसके बाद होता ही क्या है दोस्तों कि ठेकेदार जो है वो सेना को बुला लेता है, और सेना और मजदूरों के बीच में झगड़ा होने के कारण 11 बुनकरों को, कितने, 11 बुनकरों को गोली मार दी जाती है। वही 11 बुनकरों की हत्या हो जाती है। यही जो केस है वो आपका सिलेसिया का विद्रोह कहलाता है, ठीक। इतना नोट कीजिए, इसके बाद आगे लिखा था।